साल 2023 में एक कैनेडियन साइंस फिक्शन फिल्म आई जिसका नाम है द सिम्युलेंट। फिल्म की कहानी में भविष्य का समय दिखाया जाता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शारीरिक रूप दिया जाता है, यानी कि जब रोबोट्स बनाए जा रहे होते हैं। नेक्सीरा नामी एक कंपनी ने ऐसे 7 जनरेशन के एंड्रॉइड्स बनाए थे जिनमें इन मशीनों के अंदर 4 नियम डाले जाते। द पहला नियम यह कि कभी भी यह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा नियम यह कि ये खुद में बदलाव नहीं कर सकते, ना ही अपने जैसे और एंड्रॉइड्स बना सकते हैं। तीसरा नियम ये कि ये अपने मालिक का हर हुक्म मानेंगे, और चौथा ये कि ये इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। जो पहले एंड्रॉइड्स बनाए गए थे यानी जनरेशन 1 के, वो इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे, इसलिए इंसानों ने उन्हें अपने काम के लिए रख लिया होता है और वो उनके घर का सारा काम करते। मगर इसके बाद जो एंड्रॉइड्स बने उनमें काफी बदलाव किए गए थे। वो इंसानों की तरह ही दिखते थे। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह बता पाना कठिन हो सकता था कि वो एक एंड्रॉयड है या फिर इंसान। हाँ, दुनिया में कुछ लोग थे जो इस सब के खिलाफ थे। उनका विचार था कि उन्होंने इन एंड्रॉयड्स में मानवीय भावनाएं भरी हैं और फिर भी इन्हें गुलामों की भांति इस्तेमाल किया जाता है। मगर ज्यादातर लोग इन्हें बस मशीनें ही समझते थे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है, फे और उसका पति एवन। इनके यहाँ भी एक एंड्रॉयड था, मगर वह पुराने मॉडल्स में से एक था। फे एक आर्टिस्ट थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था और ये लोग अच्छा जीवन गुजार रहे थे। मगर एक दिन इनका कार एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ यह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वह कार दुर्घटना का भयानक सपना एवंस को लगातार आता रहता था। और उस एक्सीडेंट के बाद सब बदल सा गया था, फे के लिए भी और एवंस के लिए भी। एक्सीडेंट से पहले एवन को पियानो बजाना आता था, मगर अब वो पियानो नहीं बजा सकता। घर में कमरा था जिसमें वो चाहकर भी नहीं जा सकता था। खुद एवंस भी इन बातों से परेशान था। वो चाहता था कि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था, मगर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। एवन के कहने पर यह लोग एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, मगर वहां भी फे के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। इन लोगों की कहानी पर बाद में आएंगे। तो जैसे कि अब दुनिया में रोबोट्स है तो इसके लिए कंपनी बनाई गई है, कह सकते हैं भविष्य की पुलिस, जो इन एंड्रॉइड्स की निगरानी करती है। अगर वे कोई गलत काम करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं या उनमें कोई खराबी आ जाती है जिससे इंसानों को नुकसान हो सकता है, तो ये अधिकारी उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हो सकती है। इस कंपनी का नाम एस है। इसी एस नामी कंपनी में केसलर नाम का एक आदमी काम करता है, जिसे एक पुलिस वाला या डिटेक्टिव कहना गलत नहीं होगा। केसलर ऐसे एंड्रॉइड्स पर नजर रखता है जिनमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए या वो हैक हो जाए, मतलब कि नियम तोड़ना। हाल ही में उसे केस दिया जाता है जिसमें जनरेशन 7 की एंड्रॉइड में कुछ खामियां देखने को मिली थी, इसलिए केसलर को उसे हिरासत में लेने का आदेश मिलता है। जब केसलर उस स्थान पर पहुंचता है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो वह एंड्रॉयड कोई भी नियम नहीं मान रही होती है। जैसे जब भी यहाँ किसी एंड्रॉयड को शटडाउन के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत ही शटडाउन हो जाता है। एजमन नाम की ये एंड्रॉयड ना तो शटडाउन हो रही थी, ना ही कोई कहना मान रही थी, और बल्कि वह केसलर का हाथ भी जख्मी करके वहां से भागने की कोशिश करती है। मतलब कि इस एंड्रॉयड ने 2 नियम तोड़े। केसलर अपनी टीम के साथ आया था, इसलिए उसने उन्हें सावधान किया। जब उसे लगा कि एंड्रॉयड उनके काबू से बाहर हो जाएगा, तो उसने वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक शॉक वेव छोड़ा, जिससे 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मशीनें कुछ समय के लिए बंद हो गईं। और केसलर को मौका मिल जाता है उस एंड्रॉयड को पकड़ने का। उसे पकड़ने के बाद वह उसके गले में एक डिवाइस लगा देता है और फिर उसे एस की लैब में तहकीकात के लिए ले जाया जाता है। केसलर उस एंड्रॉयड के घर जाकर छानबीन शुरू करता है ताकि पता चल सके कि इस एंड्रॉयड ने खुद में ये बदलाव किए हैं या किसी ने इसकी मदद की है। केसलर जब उसके घर में था तो वहां एक आदमी आता है जो अपना नाम कैसी बताता है। वो कहता है कि मैं एजमी का पड़ोसी हूं और हम दोस्त हैं। यह जानकर कैसी को हैरानी भी होती है कि असल में एजमी एक एंड्रॉयड थी। खैर, केसलर कैसी से कुछ सवाल पूछता है एजमी के बारे में। इसके बाद जब केसलर एस के लैब में आया तो उसका बॉस उसे समझाता है कि उसे इस मामले को ज्यादा उछालना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर कंपनी इन दिनों जनरेशन 8 के एंड्रॉयड लॉन्च करने वाली है
और इस तरह के खराब एंड्रॉइड्स की वजह से कंपनी का नाम बदनाम हो सकता है। मगर केसलर को शक था कि कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है, इसलिए लैब में जाकर उसे मालूम हुआ कि यह एजमी नामी एंड्रॉइड असल में कैसी नामी उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने काफी समय एक साथ गुजारा, शायद दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। केसलर को एजमी का एक जर्नल भी मिला था जिसमें उसने केसी का स्केच बनाया था, तो अब उसे शक होने लगा कि शायद केसी ने ही एजमी के सिस्टम को हैक किया होगा और उसके नियम बदल दिए होंगे। जब केसलर उस घर में दोबारा जाता है तो कैसी वहां नहीं होती, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन उसका असली नाम जरूर पता चल जाता है, जो कि डसमैन हान था और वह नेक्सर कंपनी का एक प्रसिद्ध इंजीनियर था। अगले दिन केसलर कंपनी के हेड से मिलता है और डसमैन के बारे में पूछताछ करता है। वह महिला बताती है कि डसमैन हमारे सबसे अच्छे लोगों में से एक था, मगर जैसे जैसे हमने इन एंड्रॉइड्स को अपग्रेड करना शुरू किया, इन्हें इंसानों जैसे जज्बात दिए, वो इस बात के खिलाफ हो गया। वो समझता था कि हम गुलाम बना रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, इसलिए उसने काम छोड़ दिया। हमें नहीं पता वह कहाँ है। खैर, वह कुछ ऐसे बदलाव करना चाहता था जिसके लिए यह कंपनी तैयार नहीं थी। केसलर अब डॉजमैन के पीछे पड़ गया था, या यूं कहें कि केसी के पीछे। दूसरी ओर हमें फे और एवंस दिखाई देते हैं, जहां फे काफी परेशान नजर आ रही थी। एक दिन जब वे पूल में थे, फे ने एवंस को सच्चाई बता दी। सच यह था कि एवंस की मौत उसी एक्सीडेंट में हो चुकी थी, लेकिन इन दोनों ने बहुत पहले ही अपने जैसे दो एंड्रॉइड बनवा लिए थे, जो उन्हीं के घर में डीएक्टिवेट होकर भी हर दिन उनके दिमाग का डाटा कलेक्ट करते रहते थे। इन्होंने सोचा होगा कि अगर किसी दिन इन्हें अपने इंसानी शरीर को छोड़ना पड़े, मतलब कि इनकी मौत हो जाए, तो इस मशीनी शरीर में वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ऐसा ही एक हादसा हुआ जिसमें एवंस मर गया और बाद में फे ने उसका मशीनी रूप जगाया। लेकिन एक मशीन को इंसान समझना फे के लिए काफी कठिन था। जागने के बाद उसने एवंस में कुछ परिवर्तन किए, जिससे उसे अपनी मृत्यु का समय याद नहीं रहा। वह पियानो नहीं बजा सकता था और घर के उस कमरे में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वास्तव में उस कमरे में फे का एंड्रॉइड शरीर मौजूद था। यह सब जानकर एवंस को बहुत आघात पहुंचा, मानो वह खुद एंड्रॉइड हो, मगर अंदर से वो किसी मशीन की तरह महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर से इंसानी जज्बा। वो फे को समझाने की कोशिश करता है, मगर असल में यह करना गैर कानूनी था। कोई भी इंसान अपना कॉन्शियस किसी एंड्रॉइड में ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब फे को किसी की मदद चाहिए थी। उसे कैसी नामी एक हैकर के बारे में मालूम हुआ, इसलिए वो उसे घर बुलाती है और इन हालात के बारे में बताती है। फे एवंस को खत्म भी नहीं करना चाहती थी, मगर यह भी नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले। तो कैसी उसे सलाह देता है कि अगर वह एवंस को कहीं रखना चाहे कुछ दिनों के लिए, तो ऐसी एक सीक्रेट जगह है उसके पास। बाद में वो फैसला कर सकती है कि उसे एवंस के साथ क्या करना है, खत्म करना है या रखना है। कैसी की बात मानकर अगले दिन फिर एवंस को कैसी की बताई हुई जगह पर ले जाती है, जो कि एक होटल था। फे एवंस से कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा, बाद में हम कोई हल निकाल लेंगे। हालांकि एवन इस सब से परेशान था, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। प्रोटोकॉल्स की वजह से एवंस ने कैसी को नहीं देखा था, तो अगले दिन वो एवन से मिलने आ गया। वो एवन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक एंड्रॉइड हो और मैं यह भी जानता हूँ कि फे तुम्हें शट डाउन करने वाली है, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। एवंस को कैसी की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। फे के लिए उसका प्यार सच्चा था, इसलिए एवंस को विश्वास नहीं था कि फे उसे अपनी जिंदगी से खत्म कर देगी। खैर, केसी यह कहकर चला जाता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बारे में सोचना और जब तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना, मैं मदद करूंगा। दूसरी तरफ वे अब अपने नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहती थी, मतलब कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुकी थी कि एवन अब इस दुनिया से जा चुका है। इसलिए वो अपने घर से एवन का कुछ सामान उस होटल रूम में भेज देती है अपने सर्वेंट एंड्रॉइड के हाथों। ये एवंस को अच्छा नहीं लगता। उसे महसूस होने लगा कि अब वह उसे अपने दिल से निकालना चाहती है। वह उस जगह भी जाता है जहां पर कुछ महीने पहले वह कार एक्सीडेंट हुआ था और उसमें असली एवन मारा गया। वहां केसलर सीसीटीवी फुटेज से डज़मन के नंबर प्लेट की जानकारी निकालने में लगा था, मगर वो रजिस्टर ही नहीं था, तो मजबूरन उसे एजमे के पास
जाना पड़ता है। वो उसे धमकाता है कि अगर उसने डजमन की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो वो उसकी यादें मिटा देगा। खैर एज में उसे डजमन नाम से नहीं जानती थी। अब इंसानी जज्बात होने की वजह से एज में डर जाती है और केसी के बारे में जानकारी देती है। वहाँ एवन से मिलने आया था। केसी से एवन चाहता था कि केसी उसकी मदद करें, इसलिए नहीं कि वो उसे एक आज़ाद एंड्रॉयड बनाए, बल्कि इसलिए कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं और खामियां हैं तो वह खत्म हो जाए और वह असली एवंस की तरह बन जाए ताकि फे उसे दोबारा अपनाए। केसी उसे कुछ समय के लिए शटडाउन रखता है और उसके सिस्टम में कुछ खास बदलाव करके जब उसे जगाता है तो इस बार एवंस के वो प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके थे। वो 4 नियम जो हर एंड्रॉयड को मानने होते हैं। कैसी एवंस से कहता है कि अब तुम आजाद हो चुके हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। वो अपने साथ उसे क्लब में ले जाता है मगर एवन को फे के अलावा किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा होता है। यहाँ कैसी मिलता है एजमे के एक और एंड्रॉयड रूप से। इसके बालों का रंग अलग था और उसे एक और काम के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये दोनों मिलकर कंपनी के एक एम्प्लॉय को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि कैसी को कुछ खास कोर्स चाहिए थे। वो उस आदमी को डराते धमकाते हैं जिससे वह कोर्स बताने पर मजबूर हो गया। यह कोर्स कैसी कहाँ इस्तेमाल करने वाला है यह आगे पता चल जाएगा। अब केसलर को दूसरे एज में एंड्रॉयड की लोकेशन मालूम हो गई थी और कैसी भी वही होना चाहिए था, मगर जब वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो उन्हें सिर्फ एजमी का वो दूसरा वर्जन भी मिल जाता है जो भागने की कोशिश कर रही होती है। मगर की एमपी गुण की मदद से केसी उसे पकड़ लेता है। वो एम्प्लॉय जिसे कल रात इन्होंने पकड़ लिया था अब मारा जा चुका था। तो इस दूसरी एजमी को भी लैब में लाया गया। पता चलता है कि दोनों एंड्रॉइड्स को अलग अलग मकसद के लिए बनाया गया है। यह काम कैसी का था क्योंकि वह कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रहा था। दूसरी तरफ एवंस सारे नियम तोड़कर अपने घर आता है फे से मिलने, मगर फे को हैरानी होती है। खैर एवन काफी बदलाव सा लग रहा था। एक लम्हे के लिए फे यह भूल जाती है कि वह असली इंसान नहीं है। दोनों इंटीमेट भी होते हैं मगर फे रुक जाती है और एवन को जाने के लिए कहती है क्योंकि फे को लग रहा था जैसे वो धोखा दे रही हो। खैर एवन रुक जाता है मगर अगले दिन वो फे को एक और आदमी के साथ देख लेता है। असल में वो एक आर्ट डीलर था और एवन को ये अच्छा नहीं लगता। घर आने के बाद दोनों का झगड़ा हो जाता है और फे तब ज्यादा डर जाती है जब शटडाउन कहने के बाद भी एवंस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब एवंस अपने मर्जी का मालिक था। गुस्से में वो घर से निकल जाता है। काफी मेहनत के बाद जब केसलर और उसकी टीम एजमेना में उन दोनों एंड्रॉइड्स का डाटा चेक करते हैं तो उन्हें कैसी की वो होटल वाली लोकेशन मिल जाती है, मगर वहां पहुंचने पर वह गायब था क्योंकि किसी ने उसे पहले ही खबर दे दी थी और केसलर को पता था। पार्किंग लॉट में एवंस उससे मिलता है। कैसी उसे लिए अपने एक और सीक्रेट लोकेशन पर भाग जाता है। वापस आने पर केसलर एजमे का सारा डाटा इरेज करने के आदेश देता है क्योंकि उसी ने केसी को खबरदार किया था। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वह जवाब देती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। केसलर के नजर में ये बस मशीनें थी जो 0 और 1 भाषा ही समझते थे। एजमी विनती करती है कि वो उसकी यादें ना मिटाए मगर केसलर उसकी एक नहीं सुनता और उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है, मतलब के उसको मार देता है। हालांकि एक एंड्रॉइड होके भी उसके जज्बात किसी इंसान की तरह ही होते हैं। एवन और केसी एक साथ थे। केसी बताता है कि अगले 5 घंटों में वो दुनिया को बदल देगा। असल में कंपनी सभी एंड्रॉइड्स को अपडेट करने वाली थी मगर केसी ने उस सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव किए थे जिसके अपडेट होते ही वो सारे एंड्रॉइड्स आजाद हो जाएंगे। एवन पूछता है कि क्या फायदा, वो लोग फिर से इसे बदल देंगे, मगर कैसी जवाब में कहता है कि नहीं, वो फिर नहीं बदल सकते क्योंकि हर एंड्रॉइड से उनका संपर्क ही टूट जाएगा। एवन अभी भी फे के पास जाना चाहता था मगर कैसी उसे रुकने की सलाह देता है। कहता है कि अगर तुम गए तो एस वाले तुम्हें भी पकड़ लेंगे, बस 5 घंटे रुक जाओ फिर जा सकते हो। वहां एस के हेडक्वार्टर में केसलर के बॉस को काफी छानबीन के बाद कैसी की वो सीक्रेट लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत ही केसलर को वहां भेजता है। गलती यह कर दी कि वो अकेला वहां गया। कैसी वहां मौजूद होता है मगर एवन भी था। अब इससे पहले कि वो उन्हें अरेस्ट कर लेता केसी केसलर पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है जिसकी वजह से दोनों को ही गोली लग जाती है। तब पता चलता है कि कैसी भी एक एंड्रॉइड है और वो सब इसीलिए कर रहा था
ताकि वो दुनिया भर के एंड्रॉइड्स को आजाद कर सके। केसलर को भी गोली लगी थी, वो भागने लगा, एवंस उसके पीछे पीछे जाता है, मगर अंत में केसलर की मौत हो जाती है। जैसे ही एंड्रॉइड का सिस्टम अपडेट किया जाता है, सभी एंड्रॉइड उस नियम से आजाद हो जाते हैं। इसका मतलब यह कि अब हर एंड्रॉइड अपने लिए लड़ सकता है, और इसका साफ मतलब यही होता है कि वो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। इसकी एक झलक हमें तब दिखाई जाती है जब एवंस अपने घर जाता है फे से बात करने, मगर फे को उससे डर लग रहा होता है, इसलिए एवन उसे डुबाकर मार डालता है और उसके मशीनी रूप को जगा देता है, जो उसी की तरह होगा। ऐसे ही हर एंड्रॉयड अपने मालिक को खत्म कर देगा, और वैसे भी अब यह अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे करोड़ों एआई एंड्रॉयड्स बनाकर। अंत में हमें यह भी दिखाया जाता है कि असली डेसमंड अपने रेप्लिका के पास आता है, उसे बधाई देता है कि उन्होंने मिशन पूरा किया। शायद डेसमंड यही चाहता था कि वह दुनिया से इंसान का नामो निशान मिटा दे और यहाँ पर सिर्फ एंड्रॉयड्स का राज हो। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मूवी प्राइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।